ओके मैम। अच्छा, आज पाइथन की क्लास के अंदर हमने पढ़ना है लूप्स को। लास्ट क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे। आज हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर हम लूप्स किस तरह से यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर लूप्स। लूप्स होते क्या हैं और किस लिए यूज होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हमें किसी एक पर्टिकुलर काम को मल्टीपल टाइम जो है वो करना होता है, यानी कि हम चाहते हैं कि एक ही चीज़, यानी फॉर सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे अपने नाम को ही 10 दफ़ा प्रिंट करना है, या मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसके अंदर हर बार एक नई वैल्यू के साथ मेरा नाम प्रिंट हो। ठीक है, तो अब मुझे एक काम को मल्टीपल टाइम करना है, लेकिन मुझे सिर्फ काउंटर को चेक करना है, या मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये पर्टिकुलर काम 10 दफ़ा हो जाए, 10 दफ़ा इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, 10 दफ़ा 1 से 10 तक की काउंटिंग में लिख दूं, लेकिन सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट लिखूं प्रिंट की। तो अब ये वाली ट्रिक कैसे होती है। फॉर सपोज मैं एक न्यू फाइल बनाती हूँ लूप्स के लिए। मुझे 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करवानी थी। तो मेरे पास पहला तरीका क्या है कि मैं 10 दफ़ा प्रिंट की स्टेटमेंट लिखूं। प्रिंट की स्टेटमेंट मुझे 10 दफ़ा लिखनी है। ठीक है, और तभी जाकर ये प्रिंट होगा। इसको सेव कर लेती हूँ। देखिए कि सारी फाइल्स ये देखिए। हमारे पास प्रिंट का स्टेटमेंट 10 दफ़ा लिखने के ऊपर ही वैल्यू क्या आती है हमारे पास, कि 10 दफ़ा हमारे पास काउंटिंग प्रिंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसका एक एफिशिएंट तरीका क्या है, और एफिशिएंट तरीका ही क्यों इस्तेमाल करना है। लूप्स यूज करने का मतलब ये होता है कि आपका कोड, आप कम से कम लाइन ऑफ कोड के अंदर अपना इफेक्टिव से इफेक्टिव काम कर सकें। अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक का काउंट लिखना है, तो वाई आई एम राइटिंग 10 लाइन ऑफ कोड फॉर दिस। ठीक है, मैं इसके लिए एक लाइन ऑफ कोड भी लिख सकती हूँ, एक दफा प्रिंट के स्टेटमेंट से भी ये काम कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ। अब हमारे पास पाइथन के अंदर लूप, लूप का मतलब आप लोगों ने नॉर्मल लैंग्वेज में भी, नॉर्मल जिंदगी में भी, जब आप लूप की बात करते हैं, तो इट मीन समथिंग दैट इज कमिंग बैक एट एट वेयर इट इज स्टार्टेड। जहां पर उसने स्टार्ट किया वो वहीं पर वापस आना किसी भी चीज का, उसे हम कहते हैं लूप या लूप होल। ठीक है, तो बेसिकली पाइथन के अंदर हमारे पास कितने तरह के लूप्स होते हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास होता है एक फॉर लूप, और दूसरा होता है हमारे पास व्हाइल लूप।
यानी दो अलग अलग तरह के लूप्स हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही सिनेरियो के ऊपर दोनों लूप्स को यूटिलाइज कर सकते हो, यानी आप एक ही सिनेरियो के ऊपर चाहो तो फॉर लूप यूज कर सकते हो और चाहो तो व्हाइल लूप यूज कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास फॉर लूप कैसे काम करता है। बेसिकली फॉर लूप जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के एक सीक्वेंस के ऊपर हम फॉर लूप को ज्यादा इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज आपके पास कोई लिस्ट है, आपके पास कोई डिक्शनरी है, आपके पास कोई टपल है, ठीक है, यानी आपके पास कोई एरे लाइक डाटा स्ट्रक्चर है और आप उसके आइटम्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कि आप लूप यूज कर लें, बिकॉज वो एक सीक्वेंस के ऊपर बड़े आराम से विदाउट एनी पर्टिकुलर कंडीशन आपको, क्योंकि लूप फॉर लूप पाइथन के अंदर कोई पर्टिकुलर स्टॉपिंग कंडीशन नहीं लेता है। पाइथन की बात कर रही हूँ मैं, पाइथन में फॉर लूप के ऊपर कोई स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होती है। आपने सीक्वेंस दे दिया उसको, सीक्वेंस में से वैल्यूज को ग्रैब करेगा और आगे उसके ऊपर आपने जो काम करना है वो करता रहेगा विद इन इट्स बॉडी। और उसको पता है कि उसकी स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, कि भाई जब सीक्वेंस का जो इंडेक्स है वो बिल्कुल उसकी हाइट तक पहुंच जाए, यानी कि आप उस सीक्वेंस के लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाए, तब आपका जो लूप है वो एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फॉर लूप का हम सीक्वेंस, फॉर सपोज मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हम फॉर लूप कैसे यूज करते हैं जब हम कोई लिस्ट वगैरह बनाते हैं। तो मैं एक लिस्ट बनाती हूँ कंट्रीज की और मैं उसमें लिखती हूँ कि मैंने कंट्रीज बनाई। अब मुझे इसके एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो पहली वही बात, मेरे पास क्या चीज है, मैं एक एक कंट्री का इंडेक्स दूं और इस तरह से सो ऑन मैं इसके लास्ट इंडेक्स तक इसको प्रिंट करवाती रहूं। दूसरा एफिशिएंट तरीका है, वो जरूरी नहीं कि आपको प्रिंट ही करवाना हो, आप कोई भी काम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मैं फॉर का लूप लगाऊं और फॉर में बोलूं एक्स, एक्स मेरा एक ऑन टाइम वेरिएबल है जो कि मैं इसी वक्त बना रही हूँ, फॉर के लूप के अंदर ही ये एक्स बन रहा है और यहीं पर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक्स इन कंट्रीज। जैसे मैंने लिखा एक्स इन कंट्रीज, इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रीज को इसने फॉरन से लोकेट किया और लूप क्योंकि फॉर का लगा हुआ है तो इट मीन्स ये आइट्रेट होगा, ये लूप बनेगा, ये बार बार घूम घूम कर आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। लेकिन कैसे वापस आएगा, एक्स के अंदर पहले जाएगा इसका पहला इंडेक्स, जो भी काम करना है वो करेगा, वापस आएगा, फिर दूसरा इंडेक्स, जो भी काम करना है वो करेगा, वापस आएगा, फिर तीसरा इंडेक्स। तो दिस इज हाउ फॉर लूप विल टेक एवरी एलिमेंट, एक एक करके एक एक करके एक एक इंडेक्स से वैल्यू उठाएगा और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। अभी हम इनिशियली प्रिंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई प्रिंट करवा दो, आप एक्स को प्रिंट करवा दो सिर्फ। हमें इसको अब इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, हमें इसको अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपका इंडेक्स अब आउट ऑफ बाउंड हो चुका है। आउट ऑफ बाउंड का मतलब अब मुझे इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि किस लेवल के ऊपर जाकर मेरा इंडेक्स खत्म हो जाएगा या मेरी लिस्ट खत्म हो जाएगी। फॉर लूप इस चीज को टेक केयर कर लेगा। फॉर लूप को पता है कि कंट्रीज के जितने इंडेक्स है मुझे उतने तक जाना है और उतने तक इसको प्रिंट करना है, उसके बाद मुझे इसका कोई काम नहीं करना। इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, आप देखें कि वो 10 लाइन ऑफ कोड जो मुझे लिखना था वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैंने सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा और मेरी सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज होती है आपका फॉर लूप। बिल्कुल इसी तरह आप वाइल लूप के ऊपर भी काम कर सकते हो और बिल्कुल इसी तरह आप टपल के ऊपर भी काम कर सकते हो और साथ साथ आप चाहो तो इसके अंदर कंडीशन भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि इनिशियली या बाय डिफॉल्ट फॉर के पास कोई स्टॉपिंग कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि फॉर एक सिंपल सिंपल सा काम कर रहा है, इंडेक्स उठाएगा, इंडेक्स को साथ प्रिंट करेगा, या फिर फॉर सपोज मुझे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देख लेती हूँ और मैं कहती हूँ मेरे पास है नंबर्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स है और स्टूडेंट के मार्क्स फॉर सपोज मैं मैट्रिक का रिजल्ट किसी स्टूडेंट का बताना चाह रही हूँ, तो टोटल मार्क्स हमारे पास होते हैं 850
और मैं उसके हिसाब से जो है वो 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स बता देती हूँ। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब मुझे हर स्टूडेंट की परसेंटेज निकालनी है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रिंट ही करें, हम कोई भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एम के अंदर एक एक करके नंबर आपका आता जाएगा, एक एक करके नंबर यहाँ पर उठकर आपका आता जाएगा एम के अंदर। ठीक है, और क्या होता जाएगा, ये कैलकुलेशन कोई परफॉर्म करनी है। अब मुझे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो मैं बोलूंगी टोटल, एक वेरिएबल इनबाउंड यही इसी के अंदर बनाए, ये फॉर के लूप के अंदर ही वेरिएबल बना है और यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो जाने का मतलब जब फॉर का लूप अपनी एग्जीक्यूशन को खत्म कर लेगा, जब फॉर के लूप का काम खत्म हो जाएगा तो टोटल भी मेमोरी से इरेज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एम क्या करते हैं हम, 850 डिवाइडेड बाय एम, उसके बाद परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसके बाद प्रिंट परसेंटेज, यानी कि मैं 3 स्टूडेंट्स की परसेंटेज को कैलकुलेट करवा रही हूँ विद यूजिंग अ फॉर लूप। और जो मेरे पास नंबर्स हैं परसेंटेज के लिए मौजूद, वो सब कहाँ पर है, इस एक लिस्ट के अंदर है। तो मैं इसको जो है वो कमेंट कर देती हूँ फॉर टाइमली। ठीक है, और हम इसको रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है मेरे पास। ये कुछ अलग ही आ रहा है, लेट्स सी, हमारी कैलकुलेशन में कोई इशू हो सकता है। मिस m डिवाइड बाय 850 चीज ठीक है, एम डिवाइडेड बाई 850 किया। अच्छा, अब देखिए आपको यहाँ पर एक बहुत लंबा सा नंबर सीक्वेंस आ रहा है। अब इस बहुत लंबे से नंबर सीक्वेंस को रिमूव करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जब यहाँ पर परसेंटेज निकालें ना, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। जब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये जो इसकी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही होंगी। ये देखिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने कैलकुलेट की परसेंटेजेस विद द हेल्प ऑफ लूप। लूप को यूज करते हुए मैंने लिस्ट के अंदर मौजूद नंबर्स की परसेंटेजेस को कैलकुलेट कर लिया बड़े ही आराम के साथ। ठीक है, सबको ये बात समझ आ गई होगी यकीनन। अच्छा, अब किसी न किसी जगह पर हम चाहते हैं कि हम जो है वो कंडीशन लगाएं फॉर के लूप के अंदर। फॉर के लूप के अंदर कोई या तो स्टॉपिंग कंडीशन लगा दे या फिर किसी भी तरह की, अभी वैसे मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट कंडीशन यूज नहीं करता फॉर का लूप, तो क्या हम उसके अंदर कंडीशन यूज ही नहीं कर सकते? नहीं, हम फॉर के लूप के अंदर कहीं पर भी कंडीशन को यूज करके फॉर के लूप को स्टॉप कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉपिंग कंडीशन पे। फॉर सपोज मैं आपके पास एक लिस्ट बनाती हूँ। इस लिस्ट के अंदर हम कहते हैं कि सैलरीज, सैलरीज हैं लोगों की। ठीक है, और ये सैलरीज क्या करेंगे, इसके अंदर मुझे बोनस ऐड करके प्रिंट करना। ठीक है, फॉर सपोज फॉर अब एस, मैं कहती हूँ प्रिंट एस प्लस 5000 रुपीज बोनस हमेशा ऐड करके प्रिंट करेंगे आप। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं ठीक है। अब ये क्या करेगा, सिंपल अगर ये फॉर का लूप वर्कआउट करेगा तो ये सैलरीज के अंदर बोनस को ऐड करके आपकी सैलरीज को प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई जिस किसी की भी सैलरी जो है वो 20,000 से ज्यादा होगी,
तो उसकी सैलरी के ऊपर बोनस नहीं लगे, और एकदम से मुझे बता दो, ब्रेक कर दो लूप को और मुझे बता दो कि भाई नहीं, हमने इसके ऊपर जो है वो, यानी आप कोड को ही ब्रेक कर दो, आप फॉर के लूप से ही बाहर आ जाओ, तो क्या करना है, मैं यहीं पर एक इसकी कंडीशन लगाऊंगी, इफ एस इज ग्रेटर देन 20,000, आपने ब्रेक कर देना, ब्रेक के स्टेटमेंट को कॉल कर देना। ब्रेक का स्टेटमेंट क्या करेगा, ब्रेक का स्टेटमेंट नो मैटर हाउ मच लॉन्ग योर फॉर लूप इज वर्किंग फॉर, आपका फॉर लूप कितने आगे इंडेक्स तक काम करने के लिए बैठा हुआ है, अभी कहीं पर भी आपने ब्रेक का स्टेटमेंट लगा दिया किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग या विदाउट एनी कंडीशन, तो वो आपके फॉर के लूप को ब्रेक करके आपको फॉर के लूप की बॉडी से बाहर लाकर यहाँ पर लाकर खड़ा कर देगा, जहां पर आपने अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, या हो सकता है कि कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट मौजूद ही ना हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास नहीं है। इसको रन करते हैं, ये देखिए हमें सिर्फ दो सैलरीज मिली, ठीक है, 12,000 वाली सैलरी, 18,000 वाली सैलरी जिसके अंदर ऐड होकर हमें मिला। जैसे ही 22,000 वाली सैलरी पर आया, जैसे ही 22,000 वाली सैलरी पर आपका फॉर का लूप आया, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है, और यहाँ पर आपका ब्रेक का स्टेटमेंट लग गया, ठीक है, और ब्रेक के स्टेटमेंट ने फॉर के लूप की एग्जीक्यूशन को ही क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे ख्याल में ये वाली सारी बात भी क्लियर हो चुकी है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास वाइल का लूप कैसे काम कर रहा होता है। वाइल के लूप का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फॉर के लूप में नेसेसरली कोई भी आपके पास जो है वो जरूरत नहीं होती है किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन की फॉर के लूप में, लेकिन वाइल के लूप में आप किसी किसी पर्टिकुलर कंडीशन को ही फॉलो करके उसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर के लूप में एक और बड़ी जबरदस्त चीज होती है जिसे हम कहते हैं रेंज। फॉर सपोज मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई टपल नहीं है, कोई डिक्शनरी नहीं है, और मैं जस्ट एक सिंपल फॉर का लूप बनाना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मुझे फॉर का लूप यूज करना है फॉर प्रिंटिंग 1 to 10 काउंटर या 1 to 20 काउंटर, तो भी मैं विदाउट एनी डेटा स्ट्रक्चर फॉर के लूप को यूज कर सकती हूँ। मेरे पास रेंज का फंक्शन है, रेंज का फंक्शन बाय डिफॉल्ट एक रैंडम लिस्ट बना देता है, जो कि कहाँ तक चलेगी, ये देखिए 0 से 9, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक की एक पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, जस्ट रेंज के फंक्शन से, ठीक है। बाय डिफॉल्ट रेंज का फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, और आप उसकी जो भी अपर लिमिट देते हैं, जो भी आप यहाँ पर देते हैं वैल्यू, उसको वो इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है, तो वो इंडेक्सिंग के ऊपर काम करता है। 0 इंडेक्स से 9 तक उसके 10 नंबर्स हो गए, तो यानी ये वेरिएबल क्या बता रहा है कि आपने 0 से स्टार्ट करना और कितने नंबर्स प्रिंट करने, 10 नंबर प्रिंट करने। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इंक्लूडिंग 0 दे आर 10, ठीक है, यहाँ 1 से 9 तक 9 नंबर्स हो गए, और 0 को इंक्लूड किया तो कितने हो गए, 10 नंबर्स हो गए। तो बेसिकली इन रेंज जब आप पहला पैरामीटर देते हैं, सिंगल पैरामीटर देते हैं, तो इट स्टार्ट विद 0, और वैल्यूज कितनी प्रिंट करेगा, 10। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्ट कहीं और से करें और वैल्यूज 10 प्रिंट करें, सो लेट्स सी, मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब 10 वैल्यूज प्रिंट करो, अभी भी इसने 9 तक की प्रिंट किया, 6, लेकिन जो इसकी लास्ट लिमिट होती है, लास्ट लिमिट को ये इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। हमेशा ये अपनी लास्ट लिमिट से एक नंबर पीछे की वैल्यू प्रिंट करेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। रेंज का फंक्शन, अब रेंज के फंक्शन के अंदर हम और डाइवर्सिटी ला सकते हैं, लाइक अगर हम चाहें तो हम ये भी बता सकते हैं कि आपने इंक्रीमेंट कितना करना है, ठीक है। फॉर सपोज मैं कहती हूँ 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को प्रिंट करो, और इंक्रीमेंट आपने 3 का करना है। बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीमेंट 1 का कर रहा होता है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसके इंक्रीमेंट्स को, इंक्रीमेंट की इसकी वैल्यूज को हम चेंज भी कर सकते हैं।
जी, आप रेंज को यूज करते हुए टेबल्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप चाहें, फॉर सपोज मैं कहती हूँ, ट्राई करके देखते हैं, बट इट इज नॉट वर्किंग लाइक दिस। ये देखिए, ये 3 के टेबल की तरह से आपके पास प्रिंट हो गया। ठीक है, आप इसको 33 तक चला दें। 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 24, 27 एंड 30, ये आपके पास एक टेबल बन गया। ठीक है, आप रेंज के फंक्शन को यूज करके टेबल यूज कर सकते हैं। अब आपने इसको टेबल का एक फॉर्मेट देना है, तो आप कैसे यूज करेंगे? आप यूज करेंगे स्ट्रिंग मिस या टेबल। ये तो सिंपल एडिशन हो रही है ना, मतलब 3 नंबर्स ऐड हो जा रहे हैं। हाँ, ऐड हो रहा है, बिल्कुल। मैं टेबल प्रिंट करवाने का सोच रही थी, लेकिन मसला ये आ रहा है कि मैं इसको फॉर्मेट कैसे करूँगी। तो फॉर्मेट करने के लिए फिर हमें एक और लूप यूज करना पड़ेगा। तो वो मैं देखती हूँ कैसे करते हैं, हम एक और लूप यूज करेंगे। असल में नेस्टेड लूप्स जो है ना, वो इस तरह से काम नहीं करते कि एक दफा लूप की एग्जीक्यूशन हुई तो आप ऊपर वाले लूप पे चले गए। नेस्टेड लूप का जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। नेस्टेड लूप की वर्किंग थोड़ी सी अलग होती है, वो मैं आप लोगों को इसी क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगी। अच्छा, अभी रेंज का फंक्शन समझ आया सबको? फॉर लूप के अंदर कोई इशू किसी को भी? ठीक है। अच्छा, अब नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? बेसिकली नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप। फॉर सपोज मैंने कहा कि मुझे कोई मैट्रिक्स प्रिंट करवाना है। फॉर लूप अगर नेस्टेड होगा तो उसके थ्रू आप हमेशा 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 क्या चीज प्रिंट करवाते हो? हमेशा मेट्रिसेस या कॉलम्स एंड रॉस प्रिंट करवाते हो। सीक्वेंसेस भी प्रिंट करवा सकते हैं। जो आप लोगों को नेस्टेड फॉर लूप्स के मैं टास्क दूंगी वो सीक्वेंसेस होंगे। ठीक है, वो पैटर्न्स होंगे जो आप लोगों ने बनाकर दिखा। और उनसे थोड़ी आगे मिस आवाज नहीं आ रही। मैंने म्यूट किया हुआ है। नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है? मैंने 2 एरेज बनाए। अब मुझे इन एरेज को प्रिंट करवाना है। और एक्स इन लिस्ट वन और लिस्ट टू
x, ये देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की सारी वैल्यूज यहाँ पर रॉज एंड कॉलम की फॉर्म में आपके पास प्रिंट हो जाती हैं। किस तरह से प्रिंट होती है, क्योंकि आपने दो लिस्ट्स को विद फॉर लूप्स यूज किया। क्या होगा, पहले आपका, अब देखो फॉर लूप की वर्किंग कैसे होती है। फॉर लूप फॉर लिस्ट 1 चला, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 उठाया 1, नीचे आया। वाइल लूप फॉर लिस्ट 2 चला, मैं इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। वाइल लूप फॉर लिस्ट 2 चला, लिस्ट 2 की कितनी वैल्यूज हैं, 2। अच्छा, अब x की वैल्यू विद इन दिस लूप वही रहेगी जो इस लूप के स्टार्टिंग में थी। क्या थी, 1। ठीक है, पहले ये इनर लूप खत्म होगा। कैसे खत्म होगा, y की वैल्यू पहले हुई 2, लूप चला, y की वैल्यू पहले फिर हुई 0, फिर लूप चला, देखा y का इंडेक्स खत्म हो गया, लिस्ट 2 का इंडेक्स खत्म हो गया, वापस ले गए लूप 1 पे आ गया। ठीक है, अब लूप 1 पे अब x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, x की वैल्यू हुई 2। 2 के लिए फिर y 2 दफा चला, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है, इसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, फिर वापस इस वाले लूप पे गया। फिर 3 के लिए y दोबारा से 2 दफा चला, फिर 4 के लिए y दोबारा से 2 दफा चला। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप एक दफा आउटर फॉर लूप से इनर फॉर लूप में आ जाते हैं, तो जब तक आपके इनर फॉर लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती, आप आउटर फॉर लूप पे नहीं जाते हैं। ठीक है, हर बार ऐसा ही होता है। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टेस्ट कर दिया, और अगर मैं इसको और शॉर्टेस्ट करूंगी तो ये एक आपके पास इस तरह से 4x4 का टेबल बन जाएगा। ठीक है, 11000010, इस तरह से आपका सीक्वेंस होता है ना। तो फॉर सपोज अगर मैं इसको बाइनरी में करती हूँ, तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बनकर आएगा जो हमें सही से समझा सके। देखिए 10110011 हमारे पास बाइनरी का एक टेबल, ट्रूथ टेबल बनकर आ गया। आप चाहें तो इससे मल्टीपल ट्रूथ टेबल्स बना सकते हैं। आपको अगर मैं कहती हूँ कि एक टर्नरी ट्रूथ टेबल बनाइए, तो वो भी आप इसके थ्रू बना सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू। इसके अलावा हमारे पास नंबर पैटर्न्स होते हैं जो कि हम बनाते हैं फॉर प्रैक्टिसेस ऑफ फॉर लूप। ठीक है, अच्छा, ये थे हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वाइल लूप्स। वाइल लूप्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो वाइल लूप होता है वो हमारे पास हमेशा एक कंडीशन के साथ काम करता है। आपके पास वाइल लूप के लिए कोई कंडीशन होती है और आपको उस कंडीशन को रन करना पड़ता है। वो कंडीशन आप वाइल से हमेशा पहले लिखते हैं। ठीक है अब फॉर सपोज मेरे पास एक वाइल लूप है, इसके लिए, अच्छा, अभी तक हमने फॉर लूप के ऊपर जितना भी काम किया, हमने कोई कहीं पर भी कोई आइटरेटर पहले से नहीं बनाया। आइटरेटर का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, उसको वैल्यू को आप चेक करते रहेंगे और उसके बाद आप वाइल लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। तो वाइल लूप के अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम एक आइटरेटर बनाते हैं और उसकी कोई इनिशियल वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं जब तक वाइल, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 रहती है, तब तक तुम्हें प्रिंट करना है आई की वैल्यू के साथ टू बी स्टेटमेंट। और जब तुम प्रिंट कर चुको तो आई के अंदर प्लस इज इक्वल्स टू 1 करेगा। प्लस इज इक्वल्स टू 1 बेसिकली इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 और आई प्लस प्लस। ये वाली स्टेटमेंट पाइथन में काम नहीं करती है, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी शार्प, जावा सब में काम करती है। इन तीनों स्टेटमेंट्स का मतलब होता है आई की वैल्यू में एक वैल्यू प्लस कर दो, यानी कि आई की वैल्यू में 1 प्लस कर दो। अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगी, इस वाइल लूप की इस वाली इटरेशन के खत्म होने के बाद क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1। सेकेंड इटरेशन के खत्म होने के बाद क्या हो जाएगी, 2। थर्ड इटरेशन खत्म होने के बाद क्या हो जाएगी, 3। फोर्थ आइटरेशन खत्म होने के बाद क्या हो जाएगी, 4, एंड सो ऑन। तब तक आइटरेट करता रहेगा वाइल का लूप जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी। जैसे ही वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 भी हो जाएगी ना, तब ये वाइल का लूप खत्म हो जाएगा। अब क्यों इज इक्वल्स टू 10 पे, क्योंकि हमने लेस देन की कंडीशन लगाई है। हमने ये नहीं लगाया हुआ कि लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या है, लेस देन तक भी काम करे और अगर 10 के इक्वल भी हो जाए तब तक भी ये लूप काम करना चाहिए। लेकिन हमने इसकी कंडीशन सिर्फ कितनी लगाई हुई, लेस देन इक्वल्स नहीं लगाई हुई, लेस देन लगाई हुई। ठीक है, तो जैसे ही वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी
आपका वाइल का लूप की एग्जीक्यूशन से आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा कंप्यूटर का, ठीक है। और अब आपका वाइल का लूप भी एग्जीक्यूट हो चुका होगा। तो मैं फॉर के लूप के इस स्टेटमेंट को सबसे पहले कमेंट कर देती हूँ। ये देखिए, ये वाइल के लूप का स्टेटमेंट 10 टाइम्स रन कर रहा है 1 से लेके 9 तक। अब अगर इसी स्टेटमेंट में मैं इक्वल्स टू का स्टेटमेंट लगा देती हूँ तो ये 10 तक वर्क करेगा। ये देखिए, ठीक है, ये 10 तक वर्क कर रहा है। अच्छा, अब वाइल के लूप में आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। वाइल के लूप में आप चाहें तो ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। वाइल के लूप में आप एल्स भी यूज कर सकते हैं। वाइल का लूप बहुत ही ईजी है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक फॉर सपोज मैं यूजर से कोई इनपुट लेती हूँ, या मैं कहती हूँ यूजर से वैल्यू ले ली आपने इनपुट में। और जरूरी नहीं है कि वाइल के लूप को विदाउट लिस्ट ही यूज करें, आप वाइल के लूप को लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। सपोज हम देखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, अब देखिए मजे की बात। आपने कहा, अभी आप लोगों को ये एक मैल फंक्शन नजर आ रहा है। किसी ने नोटिस किया कि ये लूप कंटिन्यू चलता जा रहा है, देख रहे हैं? ये लूप कंटिन्यू चलता जा रहा है, अनलिमिटेड चल रहा है ये। क्यों चल रहा है अनलिमिटेड? इज देयर एनीथिंग दैट शुड स्टॉप दिस? कोई तो चीज होनी चाहिए ना। किसके अंदर वैल्यू चेक हो रही है? ब्रिक्स के अंदर वैल्यू चेक हो रही है। तो ब्रिक्स की कोई स्टॉपिंग कंडीशन ही नहीं लगी हुई कि ब्रिक्स लेस देन इक्वल टू 20 तो हो जाएगा, लेकिन ब्रिक्स की वैल्यू तो हमेशा ही 1 रह रही है। तो जब वो हमेशा ही 1 रह रही है, तो वो कभी भी लेस देन इक्वल टू 20 हो ही नहीं रहा। जब वो कभी भी लेस देन इक्वल टू 20 हो ही नहीं रहा, तो ये कंडीशन तो मल्टीपल टाइम चलती रहेगी, बल्कि इनफाइनाइट चलती रहेगी, इनफाइनाइट चलती रहेगी। जरूरी नहीं है कि आई हो। मैंने यहाँ पर आइटरेटर अपना ब्रिक्स बनाया है, ठीक है। तो मैं ब्रिक्स की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करूंगी, क्योंकि चेक किसकी वैल्यू हो रही है? ब्रिक्स की वैल्यू चेक हो रही है। तो मैं ब्रिक्स की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 कर देती हूँ। 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। तो देखिएगा ये स्टॉप हो जाएगा एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जाके। यहाँ पे कोई इंडेंटेशन का एरर था। हम ब्रिक्स की वैल्यू को प्लस इक्वल्स टू करते हैं ताकि हमारा लूप कम चले। ये देखिए, ठीक है। आपने जब आइट्रेशन कंडीशन देनी है, तो वो देखिए क्या चीज हुई? ब्रिक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 1 थी,
while bricks less than equals to 20, ये ट्रू है क्योंकि bricks की वैल्यू 1 है, ये कंडीशन ट्रू है। वॉल इज इक्वल्स टू ब्रिक्स में 2 प्रिंट करके, ब्रिक्स में 2 ऐड करके वॉल में सेव करो एंड देन वॉल को प्रिंट कर दो। अब हमने ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी, हमने इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट नहीं लिखी। जब हमने इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट लिखी ही नहीं तो इसमें इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, ब्रिक्स की वैल्यू 1 ही रही। वो वाइल का लूप वापस ऊपर गया, ब्रिक्स की वैल्यू चेक की 1 है, ओके, ट्रू कंडीशन, फिर प्रिंट कर दो, फिर ट्रू कंडीशन, फिर प्रिंट कर दो। तो ये कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं रही क्योंकि ब्रिक्स के अंदर इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा। तो ब्रिक्स के अंदर इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट लगाना लाजमी, ताकि हमारी कंडीशन को मीट कर सके हम कहीं ना कहीं पर जाकर। ठीक है, तो हर स्टेटमेंट की अलग अलग आपके पास वैल्यू होती है लूप्स के अंदर। वाइल के अंदर भी आप नेस्टेड यूज कर सकते हैं, लेकिन वाइल का नेस्टेड हम इतना एफिशिएंटली काम नहीं करवाते वाइल के थ्रू, हम फॉर के लूप को नेस्टेड यूज करते हैं। मेरे ख्याल में आज की क्लास में हम वाइल के लूप को इसी तरह से देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर कंडीशंस भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अगर यहाँ पर ये कंडीशन लगी हुई है तो हम इस कंडीशन के अंदर एल्स भी लगा सकते हैं, यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम इसके अंदर एक एल्स भी यूज करते हैं, यानी जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपने क्या करना है, तो आप एल्स पे जा सकते हो। ठीक है, हम इस कंडीशन के फॉल्स होने पे भी काम लगा सकते हैं। यू कैन यूज इफ, एल्स, थिंग्स। ठीक है, जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, आपका कंट्रोल प्रोग्राम के किस पे चला गया, एल्स पे चला गया, और एल्स में जो कुछ भी था वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें कंडीशंस भी यूज कर सकते हो, बहुत ही छोटी सी चीज है कंडीशंस यूज करना, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको भी कंटिन्यू कर दूं इसी के अंदर। और x in range 20 if x is less than 15, print hello sweetie, hello team। else print कंडीशन ज़्यादा नहीं। तो आप फॉर के लूप में या किसी भी लूप में अलग से इफ एल्स की कंडीशंस को भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जब तक 15 से लेस देन थी वैल्यू, हेलो टीन प्रिंट होता रहा, लूप भी चलता रहा और लूप के अंदर कंडीशन भी एग्जीक्यूट होती रही, और जैसे ही 15 से ग्रेटर देन हो गई वैल्यू या 15 के इक्वल हो गई, कंडीशंस आर रनिंग। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम फॉर के लूप में या किसी भी लूप में हम बड़े आराम से यूज कर सकते हैं कंडीशंस को भी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे और हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्रॉब्ली फंक्शंस पढ़ने हैं, तो हम फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।